नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हैशटैग विद सुमित अवस्थी में आपका स्वागत है। आज बात कोरोना को लेकर। आज दुनिया के मानचित्र में, कोरोना मानचित्र पर भारत चौथे स्थान पर आ गया है, जो कतई भी फ़ख्र की बात नहीं है, उल्टा चिंता की बात है। जिस तेज़ी के साथ केसेस पिछले कुछ दिनों में भारत में बढ़े हैं, वो वाकई में परेशान करते हैं कि आखिरकार क्या कहीं कोई चूक हो गई। आज कुछ तथ्यात्मक बातें करूंगा जिसको देखकर ये लगेगा कि शायद हमारी प्लानिंग में कोई कमी ना हो, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में, उसके कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं कमियां ज़रूर सामने आई हैं। तो सबसे पहले आंकड़े आपको बताता हूँ। 24 घंटे में 10,956 मामले आए हैं। 10,956 पहली बार 10,000 का आंकड़ा पार किया और लगभग 11,000 तक ये फिगर पहुंच गया है। 11,000 संक्रमित हुए हैं। मौतों के बारे में बात की जाए तो 396 लोगों की मौत हुई है, यानी लगभग 400 लोग बीते 24 घंटे में सिर्फ कोरोना के कारण देश भर में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और हमारा जो कुल का आंकड़ा है देश भर का, वो करीब 2 लाख के बहुत ऊपर पहुंच गया है। आज की तारीख में भारत के जो आंकड़े हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं, और यही गति से चला तो मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे में हम 3 लाख का फिगर भी क्रॉस कर लेंगे। और इसीलिए आज अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक संक्रमित देश बन गया है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो अपने आप को कोरोना फ्री जिसने डिक्लेयर कर दिया है, यानी उसके पास अब एक भी ऐसा मरीज़ नहीं है जिसके पास जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो। भारत और न्यूजीलैंड की अगर तुलना की जाए तो लगभग परिस्थितियां एक जैसी नज़र आती हैं। हम दोनों देशों ने बहुत सी समानताएं हैं और बहुत सी एग्जीक्यूशन को लेकर असमानताएं हैं, उसको अंडरलाइन करता हूं। हमने और न्यूजीलैंड ने एक साथ एक दिन पर लॉकडाउन लगाया, यानी 25 मार्च 2020 को। न्यूजीलैंड ने जून 8 का जो फिगर है, उसने अपना आखिरी व्यक्ति जो था कोविड से परेशान, कोरोना से परेशान, वो डिस्चार्ज कर दिया। जबकि भारत में आज 12 जून को सबसे अधिक मामले एक दिन में सामने आए, लगभग 11,000 के आसपास। इंडिया दुनिया के 5 के, अब तो 4 हो गया है, 4 सबसे अधिक प्रभावित देशों में एक है। जबकि न्यूजीलैंड इस 25 मार्च से लेकर आज तक के पीरियड में अपने आप को कोरोना फ्री डिक्लेयर कर चुका है। परिस्थितियां साफ इशारा कर रही हैं कि न्यूजीलैंड जाहिर तौर पर बहुत कम आबादी का देश है। 50 लाख वहाँ की आबादी है। भारत में 1 करोड़ 35 लाख के आसपास की आबादी है, 135 करोड़ के आसपास की आबादी है। तो जाहिर तौर पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड में चीज़ों को लागू करवा पाना बहुत आसान था, पर हम सीख तो सकते हैं। आखिरकार न्यूजीलैंड ने ऐसा क्या किया जो भारत में हम चूक गए। जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रोक लगी तो भारत और न्यूजीलैंड में ज़्यादा अंतर नहीं था। लगभग एक ही सारी तारीख के आसपास दोनों ने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा तो भारत में 519 केस थे, न्यूजीलैंड में 205 केस थे। दोनों के पास जो कोरोना वायरस आया, दोनों देशों में, वो चाइना से आया। इसीलिए दोनों ने चाइना से आने वाली फ़्लाइट्स पर, उन पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। हिंदुस्तान ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बाद में किया, होम क्वारंटाइन को ज़्यादा पैरवी की। लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों के लिए, जो भी चीन से लौट रहा था, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया। भारत में ये शुरू में किया गया था पहले 2 हफ्तों में, लेकिन फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एक तरीके से बंद कर दिया गया। वो तभी हुआ जब आप पॉजिटिव पाए गए, तब आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा गया, अगर आपके होम क्वारंटाइन में ऐसी सुविधा नहीं है। भारत में क्या हुआ, भारत में जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जैसे किराने की दुकान, जैसे सब्जियों का थोक का मार्केट, जैसे दवाइयों की दुकान, वो लॉकडाउन के फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में खुली रही। और वो सुपर स्प्रेडर के तौर पर खासकर सब्ज़ी मार्केट्स ने बहुत से शहरों में काम किया। दिल्ली, मुंबई और दिल्ली NCR के इलाके में ख़ास तौर पर, बॉम्बे में, पुणे में, ठाणे में। न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया। न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, जो इसेंशियल की जो ज़रूरत का सामान था वो लोगों के घर तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर दिया, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो दवाइयां हों, चाहे वो दूध वगैरह हो।
इसका फ़ायदा न्यूजीलैंड को मिला, भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच में भारत में मज़दूरों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता शुरू हो गई, उनका रोजी रोटी छिन गई। उस बारे में क्या किया जाए, तो उन श्रमिकों को जो दिल्ली में, बॉम्बे में रहते थे, उनको बाकायदा सरकारों ने बसों के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए अपने अपने राज्यों में बुलाना शुरू कर दिया। तो जो कंटेनमेंट का काम न्यूजीलैंड ने किया, जिन इलाकों में फैल रहा था, वो कंटेनमेंट की पूरी एक्सरसाइज भारत में एक तरीके से अपनी प्लानिंग में नाकाम साबित हुई। हमने शहरों से, दिल्ली से, मुंबई से, ठाणे से, पुणे से, सूरत से तमाम श्रमिकों को, मज़दूरों को बिहार में, उड़ीसा में, यूपी के गांवों तक पहुंचा दिया। और ये बीमारी जो कि शहरों की थी, वो शहर से निकलकर गांव तक पहुंच गई और गांव का व्यक्ति भी अब इससे संक्रमित हो गया। और अब आलम यह है कि हर रोज़, जैसा कि मैंने कहा, कि 10,000, 11,000 के मामले सामने आ रहे हैं, करीब 300 के आसपास मौतें हो रही हैं। अब बात करता हूँ एक और इसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। हमारे देश में एक शहर है बेंगलुरु, कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहर, हर रोज़ यहाँ पे संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ख़ास बात यह है, जो मैं बेंगलुरु का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेट्रोपॉलिटन होने के बावजूद भी, मेट्रो शहर होने के बावजूद भी, आज की तारीख में बेंगलोर एक ऐसा शहर है जहाँ पे बमुश्किल से 300-400 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव केस बचे हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो बेंगलुरु में थे इन्फेक्टेड, वो ठीक हो गए हैं कोविड-19 से। तो ये कैसे हो पाया, ये क्यों हो पाया, क्यों बेंगलुरु में जो चीज़ सफल हो गई वो मुंबई और दिल्ली में असफल रही? उसका वही सबसे बड़ी बात जिसको हम बार बार बोलते आए हैं और लगातार बीते 3 महीनों से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक कि सरकारों ने भी बोला है, मैंने भी एक्सपर्ट से सुनकर ही बोला है, कोई मैं इस बारे में बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन सरकारों ने समझाया, एक्सपर्ट्स ने बताया कि जब आप कोई व्यक्ति को शक करते हैं कि ये कोरोना इसको हुआ है, तो आप टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग ज़रूरी है। टेस्टिंग के बाद अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए, यानी वो किन किन लोगों से मिला है, कहाँ गया है, उनके बारे में अता पता होना चाहिए। तो टेस्टिंग और ट्रैकिंग, ये 2 काम बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बेंगलुरु में अभी तक सफलतापूर्वक चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली, मुंबई में नहीं चल रहे हैं। आलम ये हो गया है, दिल्ली में तो हर रोज़ जो टेस्टिंग की दर थी, जो करीब 12,000, 13,000 तक चली गई थी, वो घट के अब 6,000, 5,000 पे आ गई है। जबकि केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग कम होती जा रही है। ये दिल्ली का हाल है, ऐसे ही हाल एनसीआर का भी है, दिल्ली से सटे हुए आसपास के इलाके का। मुंबई में लगभग ऐसी खबर है। तो टेस्टिंग कम हो गई, और जब टेस्टिंग कम हो गई तो जाहिर तौर पर ट्रैकिंग कम हो गई। और ट्रैकिंग के कम होने का असर भी ये पड़ा कि जो लोग संक्रमित थे या जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण नहीं है, वो इस संक्रमण को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं और वो संक्रमण को फैलाते जा रहे हैं। एक चीज़ जो सबसे अच्छी की वहाँ की सरकार ने और बेंगलोर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, कि वहाँ पर मौजूद जो एक्सपर्ट्स थे, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जो राय दी, सरकार ने उसको माना। सरकार दबाव में नहीं आई, राजनीतिक तौर पर या किसी भी तौर पर। वहाँ की सरकार की या वहाँ के बेंगलुरु के एडमिनिस्ट्रेशन की इस बारे में तारीफ़ करनी होगी कि एक्सपर्ट की राय को सबसे अधिक तरजीह दी गई, टेस्टिंग की गई, ट्रैकिंग की गई, सर्विलेंस किया गया है। जिनकी ट्रैकिंग की गई, जो पॉजिटिव पाए गए, उनकी निगरानी की गई, उनके साथ रोज़ अपडेट लिया गया। एक ऐप बनाया गया, उस ऐप पर तमाम चीज़ें डालते गए। और क्योंकि बेंगलुरु को टेक्निकल सिटी कहा जाता है, IT सिटी इस देश की कहा जाता है, तो वहाँ के लोग इस मामले में बड़े लिटरेट भी हैं। उन लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया प्रशासन के साथ, सरकार के साथ। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे, आप जैसे लोगों पर भी है, अगर हम कोरोना को हराना चाहते हैं। और बेंगलुरु निवासियों ने ये करके दिखाया है। और इसीलिए जहाँ पे संक्रमण की खबर लगती थी उस ऐप के ज़रिए, वहाँ पर बेंगलुरु का प्रशासन, वहाँ का म्यूनिसिपैलिटी, वहाँ के डॉक्टर्स पहुँच के उसको कंटेनमेंट बना लेते थे और वहाँ से लोगों की आवाजाही बंद कर देते थे। और कहते ना, निपिंग इन द बड, यानी यहाँ जहाँ से बीमारी शुरू हो रही है वही उसका खात्मा कर दिया, वही उसको रोक लिया, उसको फैलने नहीं दिया। ये काम मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं हुआ, क्योंकि इस मरीजों के ज़रिए सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में मजदूर पैदल चलते हुए बाहर निकल गए और वो संक्रमण को अपने साथ लेकर, जाने अनजाने में, गरीब बेचारे जिनके हाथ में कोई दोष नहीं है, जो कि बीमारी विदेशों से आई, हवाई जहाज़ से आई, वो इन गरीब लोगों के सहारे इनके शरीर में घुसकर अब गांव-गांव तक पहुंच गई है। और इसीलिए हर रोज़ केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
कोविड टेस्ट की बात करें, कर्नाटक में 4,802 टेस्ट हो रहे हैं, भारत में 3,091 टेस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से और शायद इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग को लेकर कर्नाटक ने एवरेज से ऊपर काम किया। दिल्ली में 12,000 तक टेस्टिंग हुई, लेकिन एक वक्त ऐसा था करीब 2 हफ्ते पहले तक, लेकिन दिल्ली में अब ये टेस्टिंग 3,000-4,000 के आसपास आ गई है। महाराष्ट्र में एक वक्त टेस्टिंग करीब 4200 के आसपास हुई, अभी भी ये वहीं बनी हुई है, जबकि अब टेस्टिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, पर सरकारें अब टेस्टिंग पर जोर नहीं दे रही हैं। तो प्लानिंग अच्छी थी, आइडिएशन अच्छा था, एग्जीक्यूशन के लेवल पर, कार्यान्वयन के लेवल पर शायद मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक दबाव में आकर सरकारें उत्तर भारत में ख़ास तौर पर चूक गई। ना वो न्यूजीलैंड से सीख पाई, ना वो कर्नाटक के प्रशासन से सीख पाई। अगर वाकई में हमने एक्सपर्ट की बात मानी होती, जिनकी सलाह पर ही लॉकडाउन लगा था शुरुआत में 24-25 मार्च को, जो पहले 3 हफ्ते का लगा, फिर 2 हफ्ते बढ़ा, फिर 2 हफ्ते बढ़ा, करीब 75 दिन के आसपास देश लॉकडाउन में रहा और अब अनलॉक फेज़ 1 में है। देश में आज भी करीब 70 से 80% मामले 4 या 5 शहरों से रोज़ आ रहे हैं। बाकी शहर देश में काफ़ी हद तक कोरोना को काबू पाने में सफल रहे हैं। अब ये सोचने की बात है, जब अनलॉक फेज़ 1 का दौर भी ख़त्म होने आ रहा है, क्या अनलॉक फेज़ 2 की ज़रूरत है? खासकर दिल्ली और मुंबई की बात कर रहा हूँ, या एक बार फिर से इन 2 बड़े शहरों में 100% लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि मानसून भी आ रहा है, बारिश भी आ रहा है। बारिश में इस तरह की बीमारियां जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा फैलते हैं, हम सब जानते हैं। तो उस पर रोक लगाने के लिए क्या ये सोचना चाहिए कि आने वाले हफ्ते भर में या 2 हफ्ते के बाद, जब मानसून पीक पर होगा, जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के बीच में, क्या दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में एक बार फिर सख्ती से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है? क्या केवल जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, केवल उनको इजाज़त मिले, बाकी के सर्विसेज को एक तरीके से हॉल्ट किया जाए कम से कम 2 से 3 हफ्तों के लिए? इस बारे में भी अब केंद्र की सरकार को और दिल्ली और मुंबई की सरकारों को सोचना चाहिए। शायद उसके बाद लगाम लगा पाने में एक और कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बहुत से देशों ने, जैसे साउथ कोरिया, उसने हटाया था जब, तो वहाँ पर शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन फिर संक्रमण के मामले सामने आने लगे तो साउथ कोरिया ने दोबारा लॉकडाउन लगा दिया। तो लॉकडाउन लगाने से फ़ायदा होता है, हम जानते हैं। तो लॉकडाउन को लगाने को लेकर एक बार फिर इन सरकारों को, दिल्ली, मुंबई और केंद्र की सरकार को एक सामूहिक तौर पर बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए। क्या हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन हमको और चाहिए? धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।